कहानी की शुरुआत होती है उस समय में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। डेसमंड नाम का एक जवान लड़का भी फौज में भर्ती हुआ, बाकी सबकी ही तरह अपने देश की सेवा करने के लिए। जब वो ट्रेनिंग कैंप में पहुंचा तो उसने सोचा नहीं था कि आगे का सफर इतना मुश्किल होने वाला है। उसी वक्त उनका ड्रिल सार्जेंट धमाकेदार तरीके से अंदर आया। वो इतनी जोर से बोल रहा था कि पास खड़ा आदमी तो बहरा ही हो जाए। स्मिटी नाम का एक फौजी जो पहले एक चाकू से खेल रहा था, वो सार्जेंट की अचानक हुई एंट्री की वजह से ऐसा चौंका कि उसका चाकू उसकी पैर में ही गड़ गया। और एक फौजी को तो कपड़े पहनने तक का समय नहीं मिला। सार्जेंट हॉवेल बिल्कुल उसी तरह का फौजी था जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऊंची आवाज में चिल्लाने वाला, गुस्सैल और लोगों के हुलिये पर कमेंट करने वाला। डेसमंड को उसका ये अजीब सा तरीका बड़ा ही मजेदार लगा। लेकिन अब जो फौजी सही वक्त पर कपड़े नहीं पहन पाया था, उसे सजा दी गई, जिसमें उसे पहली ट्रेनिंग बिना कपड़ों के ही करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग की शुरुआत में उन लोगों को अलग अलग तरीके से गांठ मारनी सिखाई गई ताकि वो जल्द से जल्द रस्सी को बढ़िया तरीके से बांध सके। बहुत जरूरत पड़ती है इस सब की। डेसमंड को इस सब में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो पहाड़ों में पला बड़ा था तो भागा दौड़ी और चीजों को फांदने की ट्रेनिंग में वो बड़ी ही आसानी से सबसे आगे निकल गया। अब तक उसके लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब हथियार चलाने की बात आई और डेसमंड ने अपने उसूलों के चलते बंदूक को हाथ लगाने तक से मना कर दिया। ये सुनते ही सार्जेंट हॉवेल उसी वक्त डेसमंड को कैप्टन ग्लोवर के ऑफिस में ले गया। डेसमंड ने कैप्टन से कहा कि उसे बताया गया था हथियार नहीं उठाने पड़ेंगे, और उसने ये भी बताया कि शनिवार को मैं काम नहीं कर सकता, उस दिन मैं भगवान का नाम लेता हूँ बस। ग्लोवर को उसकी बात पर हंसी आ गई। वो समझ गया कि डेसमंड को लड़ाई में ले जाने का कोई फायदा नहीं है जब वो उनके बेसिक रूल ही नहीं मान रहा। इसके बाद तो डेसमंड को मानसिक जांच के लिए भेज दिया गया, क्योंकि कैप्टन को डेसमंड सर्विस के लिए तंदुरुस्त नहीं लगा। उधर हॉवेल सभी सैनिकों को उनकी बेइज्जती करते हुए नीचा दिखा रहा था। उसने सबको डेसमंड की बात बताई कि कैसे उसने लड़ने से इनकार कर दिया। ये भाई साहब लड़ाई में जाना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। वाह। उसने सबसे कहा कि युद्ध में कुछ भी करना, इस आदमी पर भरोसा मत करना। उसी दिन रात के समय लाइट बंद होने से पहले डेसमंड अपनी बाइबल में अपनी मंगेतर की तस्वीर देख रहा था। तभी स्मिटी ने उससे बाइबल छीन ली, लेकिन डेसमंड गुस्सा नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से कहा कि भाई दे दे यार। अगले दिन डेसमंड अपने दिमाग की जांच के लिए पहुंचा। डेसमंड ने बताया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसे कोई बीमारी नहीं, वो बस थोड़ा अलग है, भगवान पर भरोसा रखता है, वो कोई पागल तो नहीं। डॉक्टर को समझ आ गया कि डेसमंड बिल्कुल ठीक है और पागल बोलकर तो उसे बिल्कुल निकाला नहीं जा सकता। उसे युद्ध में एज अ मेडिक काम करना है तो उसे अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे ट्रेनिंग तो पार करनी पड़ेगी। लेकिन अब तो कैप्टन ग्लोवर की ईगो पर आ गई थी, वो उसे निकालना ही चाहता था। जब वो नियमों के हिसाब से उसे नहीं निकाल पाया तो उसने हॉवेल को डेसमंड की ट्रेनिंग और कड़ी करने को कहा। उसी पल से डेसमंड को सबसे मुश्किल और थकाने वाले काम दिए जाने लगे। टॉयलेट साफ करने का काम भी उसे ही दिया जाने लगा। उसकी हालत और बदतर करने के लिए हॉवेल ने एक सुबह उसका बिस्तर उलट पुलट कर दिया और सभी सैनिकों की आने वाली छुट्टी रद्द कर दी। इसकी वजह उसने डेसमंड को बताया। सबको डेसमंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस रात कुछ लोगों ने मिलकर जब वो सो रहा था तो उसे खूब मारा। स्मिटी जो दूर से ये सब देख रहा था, वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये आदमी क्यों जाना चाहता है लड़ने। इसे घंटा कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लोग गाली अलग से दे रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा घर पे। अगली सुबह हॉवेल ने देखा कि डेसमंड के पूरे शरीर पर घाव थे और तरस खाकर उससे कहा कि बेटा तू चला जाना, जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से, चला जा। लेकिन डेसमंड ने सीधा मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध में देश को बचाने के लिए जाऊंगा तो जाऊंगा। और तो और डेसमंड ने उन सिपाहियों के नाम भी नहीं बताए जिन्होंने उसे मारा था, बल्कि उसने कहा कि मैं तो गिर गया था इसीलिए ये निशान पड़े। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, सभी सैनिकों को छुट्टी मिल गई सिवाय डेसमंड के, जिसे ऑर्डर के खिलाफ जाने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। उधर घर पर उसकी मंगेतर डोरोथी शादी वाले दिन उसका इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं आया तो डोरोथी कहीं ना कहीं समझ गई कि जरूर कुछ तो हुआ है। डेसमंड ऐसे ही उसे छोड़ेगा नहीं। जेल में बंद डेसमंड अब अंदर से टूट गया था। उसी दौरान ग्लोवर उससे मिलने आया। उसने सुझाव दिया कि अगर डेसमंड अपनी गलती मान ले तो बिना किसी कार्रवाई के उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डेसमंड ने कहा कि मैं गलत बात का साथ नहीं दे सकता। इसके बाद डोरोथी उससे मिलने आई।
दरअसल बात बस इतनी थी कि वो बंदूक चलाने को मान ही नहीं रहा था, जिसके बिना उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो सकती। डोरोथी ने उससे कहा कि तुम मान क्यों नहीं जाते, एक बार ट्रेनिंग पूरी कर लो फिर मत चलाना। लेकिन डेसमंड का फैसला नहीं बदला, और वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उल्टा बचपन में तो वो बहुत गुस्सैल था। वो इतना कैसे बदल गया ये दिखाने के लिए कहानी समय में पीछे गई। अब हम एक छोटे डेसमंड को देखते हैं। उसका हैल नाम का एक भाई भी है। उसकी माँ बर्था एक बहुत ही धार्मिक औरत है और पिता टॉम एक रिटायर्ड फौजी। दोपहर के वक्त डेसमंड और हैल आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और डेसमंड ने गुस्से में आकर एक ईंट अपने भाई के माथे पर दे मारी, जिसके बाद हैल मरते मरते बचा। हैल तो बच गया, लेकिन इस हादसे का डेसमंड के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। डेसमंड को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर बहुत गलत काम किया है, और अगर उसका भाई मर जाता तो वो क्या करता। जब उसकी माँ ने उसे समझाया तो उसे और पछतावा हुआ। वो दिन और आज का दिन, वो गुस्से वाला लड़का एक बहुत ही शांत इंसान बन चुका था। आज वो चर्च में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही डेसमंड ने देखा कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो बिना हिचकिचाए बाहर की तरफ भागा। आदमी के बहते खून को रोकने के लिए डेसमंड ने अपनी बेल्ट का इस्तेमाल किया और जल्दी से उस घायल आदमी को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए डेसमंड की तारीफ की, जिस वजह से आज एक जिंदगी बच गई है। डॉक्टर और नर्सेस को काम करता देख डेसमंड की एक सोई हुई इच्छा जाग गई। वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन कभी इसके लिए पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। उस दिन डेसमंड को डोरोथी नाम की एक नर्स दिखी। वो डोरोथी को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। वो तो उससे बात करने का बस बहाना ढूंढ रहा था। जब उसे पता चला कि ब्लड डोनेट करने से इससे बातचीत हो सकती है तो वो उसी वक्त तैयार हो गया कि जितना मर्जी खून निकाल लो। अगले दिन डेसमंड दोबारा से अस्पताल पहुंचा डोरोथी से बात करने, और बातों बातों में डेसमंड ने उसे आखिरकार बाहर चलने के लिए पूछ ही लिया। डोरोथी को भी वो एक नेक दिल इंसान लगा तो उसने भी हाँ कह दिया। उनकी पहली डेट काफी अच्छी गई। हालांकि डेसमंड, जो अपने भाई के साथ ही पला बड़ा था, अभी भी सीख ही रहा था कि औरतों से बात कैसे की जाती है। लेकिन वापसी में सड़क पर डोरोथी थोड़ा चौंक गई जब डेसमंड ने उसे अचानक से किस कर दिया। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन परमिशन तो लेनी चाहिए ना आपको। लेकिन इस अजीब से पल के बाद भी इन दोनों का रिश्ता काफी खिलने लगा। अब डोरोथी ने अपनी मेडिकल की किताबें डेसमंड को देनी शुरू की, जिससे डेसमंड ने मेडिसिन के बारे में और जानना शुरू किया। इसके कुछ दिनों बाद हैल ने घर पर बताया कि मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ, मैंने युद्ध में जाने के लिए अपना नाम दे दिया है। उसने बात पक्की होने पर ही परिवार को बताना सही समझा, क्योंकि पहले बताने से रोक टोक हो सकती थी। उनकी माँ को तो लड़ाई शब्द से ही नफरत थी, क्योंकि वो मानती थी कि किसी की भी जान लेना भगवान के खिलाफ अपराध है। और हैल को फौज की वर्दी में देखकर टॉम की दर्दनाक यादें ताजा हो गई, क्योंकि उसने भी अपने समय पर लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसके सारे अच्छे दोस्त जो उसके साथ पले बड़े थे उस युद्ध में मारे गए। वो लड़ाई उन सबको खा गई, जिसके बाद हैल उदास होकर बस शराब पीने लगा था। अपने बेटे के इस फैसले से नाखुश होकर टॉम ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद डेसमंड ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी फौज में जाऊंगा, लेकिन किसी की जान लेने नहीं, बचाने, एक डॉक्टर के तौर पर। खैर अगले दिन उसने डोरोथी को भी ये बात बताई। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि डेसमंड बेवजह अपनी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन डेसमंड ने कहा कि देश को हमारी जरूरत है, हम नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, पर जाने से पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर एक बार को तो डोरोथी चौंक गई, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन युद्ध के लिए निकलने से पहले डेसमंड अपने पिता से मिलने गया, जो अपने उन दोस्तों की कब्रों के पास खड़े थे जिनको उन्होंने युद्ध में खो दिया। आवाज में कड़वाहट लिए टॉम ने कहा कि ये सब बेवकूफ थे, मरने मारने की बातें, देश की बातें करते थे। दरअसल टॉम नहीं चाहता था कि उसे अपने बेटों में से किसी को भी दफनाना पड़े, और खासकर उसे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि डेसमंड इस लड़ाई से वापस आएगा, क्योंकि अपने भाई को लगभग मार देने के बाद उसने कसम खाई थी कि आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा, किसी के ऊपर हमला नहीं करूंगा, और उसके हिसाब से इस तरह युद्ध नहीं जीता जाता। अब डेसमंड का ट्रेनिंग पे जाने का दिन आ गया। डोरोथी ने उसे एक बाइबल दी जिसके अंदर उसकी एक तस्वीर थी, उनके प्यार और भरोसे की निशानी। इसके बाद ट्रेनिंग में जो कुछ हुआ वो तो हम देख ही चुके हैं। अब डेसमंड जेल में बंद था और डोरोथी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कैसे छुड़ाए। जब डोरोथी को कुछ नहीं सूझा तो उसने डेसमंड के माँ बाप को फोन लगाया मदद के लिए,
अगले दिन डेसमंड के पिता फोर्ट जैक्सन पहुंचे, अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर जिसमें सारे मेडल सजे हुए थे। बिना हिचकिचाए उन्होंने अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर से बात करनी चाहिए जो ब्रिगेडियर बन गए थे। वहां डेसमंड का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ और डेसमंड अपने निर्दोष होने की स्टेटमेंट पर कायम रहा। जैसे ही उसे सजा सुनाई जाने लगी तभी वहां टॉम आया जो ब्रिगेडियर से एक लेटर लिखवा कर लाया था। ये लेटर सबको याद दिलाने के लिए था कि देश के संविधान के हिसाब से कोई आदमी अगर किसी चीज में मानता है तो उसकी सोच के खिलाफ जाने वाली चीजों को तो वो मना कर सकता है। इसका हक है सभी लोगों को। ये सोचकर कि ये मुद्दा कहीं ज्यादा न उछल जाए, इस मामले को वहीं रद्द कर दिया गया और डेसमंड पर लगे आरोप हटा दिए गए। अब वो लड़ाई में एक मेडिक के तौर पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, वो भी बिना कोई हथियार उठाए। इसी खुशी में अब आखिरकार डेसमंड और डोरोथी की शादी हुई और उन दोनों ने पहली रात साथ बिताई। 1945 में डेसमंड की टुकड़ी को जापान के ओकिनावा आइलैंड पर तैनात किया गया। अब वो सीधे सीधे युद्ध के मैदान में कूदने वाले थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, दिल दहला देने वाले नजारे सामने आए। लाशों के ढेर ऐसे हटाए जा रहे थे जैसे कचरा हूं। तब समझ आया कि वो उन सैनिकों की जगह लेने आए हैं जो पहले से मर चुके हैं। पिछले डिवीजन के बचे हुए सैनिकों को ग्लोवर की यूनिट के साथ मिला दिया गया और वहीं डेसमंड की मुलाकात 2 और मेडिक्स से हुई। वहां उन्हें पता चला हैक्सॉ रिज के बारे में। अमेरिका की फौज ने हैक्सॉ रिज पर 6 बार कब्जा करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन हर बार जापान की सेना ने उन्हें धूल चटा दी। दुश्मन जानबूझकर मेडिक्स के ऊपर हमला करता है ताकि घायल लोगों की कोई मदद ना हो सके। इसी वजह से डेसमंड को मेडिक वाला साइन हटाना पड़ा ताकि उसके ऊपर कोई खास ध्यान न जाए। उसे अपने बचाव के लिए एक हेलमेट भी दिया गया। कुछ ही दिनों में यूनिट हैक्सॉ रिज पहुंच गई। इस जगह पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। यहाँ कब्जा करते ही इस आइलैंड पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। अमेरिका की फौज ने जल्दी से चढ़ाई शुरू कर दी। जापानी मोर्चों को कमजोर करने के लिए दुश्मन पर भारी बमबारी की जा रही थी और युद्ध के मैदान में हर तरफ धुआं छा गया। उनकी यूनिट इस चीज का फायदा उठाकर चोटी की ओर चढ़ने लगी, लड़ाई के लिए एकदम तैयार। लेकिन वो कहां जानते थे कि ये युद्ध बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते चले, जापानी फौज की तरफ से भी भयानक बमबारी होने लगी। एक के बाद एक फौजी मरने लगे, लेकिन डेसमंड जितने आदमियों को बचा सकता था उनकी मदद करता रहा, यहाँ तक कि उन सिपाहियों की भी जो पहले छूट गए थे। कई बार जापान के सैनिक डेसमंड को मारने के काफी करीब आ गए, लेकिन स्मिटी ने मौका मिलने पर उसकी जान बचाई। स्मिटी सबको मारता रहा और डेसमंड को कई बार बचाया। बहुत ही लंबे और खतरनाक युद्ध के बाद रात आ गई और अमेरिकन्स ने मोर्चा संभालने का फैसला किया। उन्होंने वहीं पर कैंप लगा लिया ताकि सुबह होते ही पूरी चोटी के ऊपर कब्जा किया जा सके। हॉवल ने सबको बताया कि कहीं भी अकेले जाना बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने अपने गड्ढों में ही आराम कर लेना, इधर उधर बाहर मत जाना। लेकिन डेसमंड पूरी जान लगाकर घायल सैनिकों को बचाने में लगा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि एक भी जिसे बचाया जा सकता है वो बेमौत मारा जाए। वो अपनी जान के बारे में ना सोचते हुए जिंदा बचे हुए लोगों को बचाने निकल पड़ा। डेसमंड ने कुछ घायल सैनिकों की जान बचा ली और उन्हें वापस ले आया। इसके बाद वो और स्मिटी एक गड्ढे में आराम करने लगे। अब स्मिटी का बर्ताव डेसमंड के लिए पूरी तरह बदल गया। जिस तरह डेसमंड अपने बारे में ना सोचते हुए सबकी जान बचाने में लगा हुआ था, उससे स्मिटी की आंखों में उसके लिए बहुत ज्यादा इज्जत आ गई थी। दोनों ने आपस में थोड़ा हंसी मजाक किया और उनका रिश्ता काफी बेहतर हो गया। जब डेसमंड सोया तो उसे युद्ध के डरावने सपने आने लगे। उसने देखा कि दुश्मन उनके खड्डे में घुस गया और उन दोनों को मार दिया। वो बेहद डरा हुआ था और उसने अपना सपना स्मिटी को बताया। लेकिन स्मिटी ये सुनकर दंग रह गया कि तूने सपने में भी हथियार नहीं उठाया जब वो दुश्मन हमें मारने वाले थे। कमाल आदमी है भाई तू। अब करने को कुछ और तो था नहीं, तो डेसमंड ने उसे अपनी कहानी सुनाई। सालों तक दारू पी के उसके पिता उसकी माँ को मारते रहे और डेसमंड रोज ना चाहते हुए भी ये सब देखता। एक दिन जब हद हो गई तो डेसमंड ने टॉम का सामना किया। टॉम से उसकी बंदूक लेकर उसी पर तान दी, लेकिन उस पल उसे ताकतवर महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके पिता टूटकर घुटनों पर बैठ गए और बुरी तरह रोने लगे। उसके पिता की यह हालत भी तो युद्ध की वजह से ही हुई थी। उन्होंने इस बंदूक की वजह से अपने कई दोस्तों को खोया। उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। स्मिटी ने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा और उसकी माँ उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ गई जब वो बच्चा था।
खैर सुबह होते ही जापानी फौज ने पलटवार शुरू कर दिया। अभी अमेरिकी फौजी थोड़ी थोड़ी कच्ची नींद में ही थे। भारी बमबारी के चलते हॉवल ने पीछे हटने का ऑर्डर दिया। उनकी नेवी ने उनकी सुरक्षा करने की कोशिश की, लेकिन जापानी फौज बहुत ज्यादा खतरनाक बमबारी कर रही थी। इस सब में स्मिटी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन डेसमंड नहीं डरा। उसने अपने दोस्त को उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गया। कोई और रास्ता नहीं था तो अमेरिकन फौज पूरी तरह से वहां से हट गई और चोटी से नीचे उतर आई। डेसमंड भी वहां से जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। उसे रोते हुए आदमियों की चीखें सुनाई दे रही थी जो अब पीछे छूट गए थे। उसने फैसला किया कि इन सबको बचाना होगा। कैप्टन ग्लोवर पीछे हटने की अगुवाई कर रहा था। बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करके वो वहां से निकलने लगा। उन्होंने उस जगह की निगरानी के लिए कुछ ही फौजियों को पीछे छोड़ा। वहीं अपनी जान की परवाह किए बिना डेसमंड इस तबाही के बीच में जूझ रहा था। वो एक के बाद एक घायल सैनिकों को बचा रहा था। वो एक रस्सी की मदद से एक एक करके उन सबको बांधकर नीचे उतारता गया। जैसे ही ग्लोवर समझा कि डेसमंड कर क्या रहा है, उसने तोप खाने से हमला करने के आदेश दिए ताकि डेसमंड की सुरक्षा हो सके। लेकिन इस वजह से डेसमंड, ग्लोवर और बाकी बचे सैनिक दुश्मन की नजर में आ गए और अब वो पूरी तरह से देख रहे थे। कभी भी हमला हो सकता था, लेकिन फिर भी डेसमंड ने हार नहीं मानी। गाड़ियां आई ताकि घायल सैनिकों को ले जा सकें, जिन्हें डेसमंड नीचे उतार रहा था। वो तब भी नहीं रुका जब जापानी सैनिक नजदीक आ गए। अचानक डेसमंड को एक घायल फौजी मिला। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए डेसमंड ने उस पर मिट्टी डाल दी ताकि दुश्मनों को वो दिखे ना, और खुद के ऊपर एक लाश रख दी। ये तरीका काम कर गया और जापानी सैनिक बिना उन्हें देखे वहां से निकल गए। उनके जाते ही डेसमंड ने उस छुपाए हुए घायल सैनिक को निकाला और पहाड़ी के नीचे रस्सी से उतार दिया। वहीं हताश हो चुका ग्लोवर अपने सुपीरियर से मदद की मांग कर रहा था, लेकिन युद्ध के चलते अब वो भी मदद भेजने में झिझक रहे थे। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा था, डेसमंड ने एक खतरनाक कदम उठाया। वो चोटी से नीचे उतरने लगा, लेकिन इस बार दुश्मन ने उसे देख लिया। भारी गोलाबारी के चलते डेसमंड एक जापानी टनल में कूद गया। वहां उसे एक घायल जापानी फौजी मिला। इस टनल को जापानी सैनिक चुपचाप आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ फौजी उस वक्त वहां से आ जा रहे थे, इसलिए डेसमंड जल्दी से छुप गया। वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन अचानक उसे एक बुरी तरह से घायल फौजी मिला। लेकिन डेसमंड उसे दुश्मन की तरह नहीं देख रहा था। वो उसके लिए सिर्फ एक आदमी था जो दर्द में है। उसने उसे मॉर्फिन दी और उसके घाव पर पट्टियां कर दी। जब डेसमंड टनल से निकला तो बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा भी उसे रोक नहीं सका। वो अभी भी एक के बाद एक फौजियों को बचा रहा था। बार बार रस्सी को पकड़कर लोगों को नीचे भेजने में उसके हाथ छिल चुके थे। अब उनसे खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसने अपने साथियों के साथ साथ बहुत से जापानी फौजियों को भी धीरे धीरे नीचे उतारा। सुबह होते ही ग्लोवर ने देखा कि बहुत से घायल सैनिकों को युद्ध मैदान से बचाकर नीचे लाया गया है। एक घायल सैनिक ने बताया कि जिस आदमी को हम लोग डरपोक कह रहे थे, उसने अकेले ये सब कुछ कर दिखाया है। तभी डेसमंड को हॉवल और एक दूसरा सैनिक मिला। वो दोनों घायल थे मगर जिंदा। हॉवल ने कहा कि मुझे बाद में लेने आना, पहले इसे बचाओ। डेसमंड ने उस दूसरे फौजी को उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गया। जल्द ही वो दोबारा अपने सार्जेंट के लिए वापस आया, लेकिन तभी एक जापानी फौजी ने डेसमंड को देख लिया और उस पर गोली चला दी। किस्मत से वो गोली उसके हेलमेट में लगी और डेसमंड बच गया। हॉवल के पास अभी भी गोलियां मौजूद थी। अब डेसमंड जानबूझकर खुले में भागा ताकि पता तो चले कि स्नाइपर है कहां पर। और जैसे ही हॉवल को उसकी लोकेशन का पता चला, हॉवल ने बहुत ही बेहतरीन निशाना लगाकर उसे मार गिराया। मौका मिलते ही डेसमंड जल्दी से हॉवल को घसीटकर अपने खेमे की तरफ ले गया, लेकिन तभी दुश्मन ने उन्हें देख लिया और गोलीबारी होने लगी। हॉवल पीछे देखता हुआ गोलियां चलाता रहा और डेसमंड उसे धीरे धीरे दूर ले जाने लगा। जैसे ही चोटी से उतरने के लिए ये दोनों रस्सी से कूदे, जापानी सिपाही ऊपर से उन्हें गोलियां मारने लगे, लेकिन नीचे खड़े अमेरिकन सिपाहियों ने मोर्चा संभाला और उन्हें मार गिराया। अब डेसमंड ऊपर से सभी जिंदा बचे लोगों को नीचे ला चुका था। नीचे आकर डेसमंड को सबकी नजरों और दिल में अपने लिए इज्जत नजर आई। वो न जाने कितने समय से ये सब कर रहा था। वो बेहद कमजोर हो चुका था, तो उसे मेडिकल रूम ले जाया गया। वहां जाकर पता चला कि दूसरा मेडिक नहीं बच पाया। इस सब के बाद ग्लोवर डेसमंड के पास आया।
और कहा कि भाई तू महान है, मैंने तेरे साथ जो बुरा बर्ताव किया उसके लिए माफ कर दे यार। उसने कहा कि डेसमंड ने जो कुछ भी अपने देश के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता। ग्लोवर ने ये भी कहा कि अब हम कल जाएंगे रिज के ऊपर, लेकिन कल शनिवार है, तेरी प्रार्थना का दिन, तो अगर तू कल ऊपर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं। लेकिन डेसमंड ने कहा कि मैं जाऊंगा। हमले से पहले अब पूरी यूनिट ने उसकी प्रार्थना खत्म होने का इंतजार किया कि कुछ भी हो जाए डेसमंड के बिना थोड़ी ऊपर जाएंगे। इस बार अमेरिकन ने जापानी फौजियों पर अचानक हमला किया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। साथ ही अमेरिकन के पास पीछे से मदद आ चुकी थी और डेसमंड की बताई हुई टनल भी मिल गई, इसलिए दुश्मन को हराना काफी आसान हो गया। बीच में कुछ जापानी सैनिकों ने एक जाल बिछाया। वो सफेद झंडा लहराते हुए आगे आने लगे, मानो हार मान ली हो। लेकिन ये एक चाल थी। बहुत करीब आकर उन्होंने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। अपने लोगों का बचाव करने के लिए ग्रेनेड को डेसमंड ने दूर फेंका, लेकिन वो पहले ही फट गया, जिससे डेसमंड घायल हो गया। सैनिकों ने उसे स्ट्रेचर पर उठाया और वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। जाते हुए डेसमंड के पास से बाइबल नीचे गिर गई, जिसे रुककर वापस से उठाया गया। अमेरिकन फौज आखिरकार जीत गई थी और हैक्सॉ रिज पर कब्जा पूरा हो गया। ये एक सच्ची कहानी है डेसमंड डॉस की, जिसने हैक्सॉ रिज पर अकेले 75 घायल सैनिकों की जान बचाई थी। डेसमंड पूरी दुनिया में शायद इकलौता ऐसा आदमी था जिसने बिना कोई हथियार उठाए युद्ध का रुख ही पलट दिया। उसके बिना वो 75 फौजी बच ना पाते। उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर मिला, जो कि युद्ध के दौरान मिलने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।